नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महारस वर्ग में एक और महारस की। हमने अभ्रक और अपैक्रांत की जो चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका था। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माक्षिक के बारे में, पैराइट के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल साहू वेदा एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। बात करते हैं सबसे पहले नाम की। तो इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसको संस्कृत में कहा जाता है माक्षिक, हिंदी में माक्षिक, सोना माखी और रूपा माखी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पैराइट कहते हैं। अब पर्याय की बात करते हैं तो पर्याय कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला सुवर्ण माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक। देखो, सुवर्ण, स्वर्ण, हेम। हेम जो होता है वो सोने का पर्याय होता है। तो इसको इस प्रकार से याद कर रख लो कि सुवर्ण, स्वर्ण, हेम, माचिक, माचिक, ताप्य, तापिज, धातु माक्षिक। तो इस प्रकार से इसको याद रख लो। स्वर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण, स्वर्ण, सुवर्ण, स्वर्ण, हेम, ये तीनों चीज़ जो हैं वो उसको आप कोरिलेट करो। और एक माक्षिक, माक्षिक ऐसे ही याद रह जाएगा, है नहीं। एक छतरी के छाव में बड़ाई की मात्रा लगा देना, एक में छोटाई की मात्रा लगा देना। ताप्य, तापिज, ये भी याद हो जाएगा। ताप्य इसको किस लिए कहते हैं आगे हम चर्चा करेंगे। तो ताप्य जो नाम है, माक्षिक का जो ताप्य नाम है, संहिताओं में प्रायः मिलता है इसका वर्णन। तो ताप्य के नाम से भी कभी कभी माक्षिक को पूछ दिया जाता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मोस्टली ताप्य के रूप में पूछा जाता है संहिताओं में। अब तापिज धातु माक्षिक, इस प्रकार से माक्षिक के पर्याय होंगे। अब रजत माक्षिक के पर्याय देख लो। रजत माक्षिक के जो पर्याय हैं कुछ इस प्रकार से। रौप्य माक्षिक, तारज, तार माक्षिक, तारज, तार, श्वेत, विमल, तारज, तार। तो रौप्य ऐसे याद करो इसको, रौप्य रजत, पहले रौप्य को याद कर लो। रौप्य रजत, तारज, तार, रौप्य रजत, रौप्य रजत, रजत, तारज, तार, उसके बाद विमल, श्वेत, विमल, श्वेत। इस प्रकार से आप रौप्य रजत तारज तार, रौप्य रजत तारज तार और विमल श्वेत, इस प्रकार से आप इसको रजत माक्षिक के पर्याय को याद कर लो। अब उत्पत्ति स्थान की बात करें तो जो पुराणों में इसकी उत्पत्ति स्थान बताई गई है वो कुछ इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण के विद्यपाल तल से स्त्रावित रक्त बिंदु से, तो भगवान कृष्ण के विद्यपाल तल से स्त्रावित रक्त बिंदु से स्वर्णशैल पर्वत से स्त्रावित पीत वर्ण का स्त्राव सूर्य के ताप से सूखकर बनने के कारण ताप्य कहा जाता है। तो ताप्य इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो इस प्रकार से, तो भगवान कृष्ण के विद्यपाल तल से स्त्रावित रक्त बिंदु से, और ये ताप्य इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये स्वर्णशैल पर्वत से स्त्रावित होता है, पीतवर्ण का स्त्राव होता है जो कि सूर्य के ताप से, जो कि क्या होता है, सूर्य के ताप से क्या होता है, सूख कर बनने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ताप्य कहा जाता है। इस प्रकार से इसको आप याद कर लो। आगे बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। भारतीयों को इसका ज्ञान जो है अति प्राचीन काल से था। आचार्य चरक जी ने इसका औषधि प्रयोग बहुत ही किया है। तो इस प्रकार से ये चीज़ याद रख लो, आचार्य चरक जी ने इसका औषधि प्रयोग बहुत ही किया है और भारतीय को इसका ज्ञान पहले से ही था। निरुक्ति की बात करें तो निरुक्ति वैसे एग्जाम पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लो ताकि एग्ज़ाम में अगर 15 नंबर में या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। तो इस प्रकार से निरुक्ति जो है वो जो जैसे कि आप देख रहे हैं, मधु सदृश वर्ण तथा अग्नि पर मोम की तरह जलने के कारण इसे माक्षिक कहा जाता है। इसका जो मधु के समान, शहद, हनी के समान इसका वर्ण होता है। आगे इसकी देखेंगे स्वरूप कैसा होता है वो भी देखेंगे। तो मधु के सदृश तथा अग्नि पर मोम की तरह जलने के कारण इसे माक्षिक कहते हैं। किंचित स्वर्ण का अंश स्वर्ण सदृश गुण वाला और स्वर्ण के समान गुण, वर्ण और चमक होने के कारण इसे स्वर्ण माक्षिक कहते हैं। तो स्वर्ण माक्षिक कहते हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो क्यों कहा जाता है स्वर्ण माक्षिक, क्योंकि स्वर्ण का कुछ अंश होता है और स्वर्ण सदृश गुण वाला होता है। तो देखिए, स्वर्ण का कुछ अंश याद रख लो, अंश स्वर्ण सदृश गुण वाला, सोने के समान गुण वाला, स्वर्ण करो और स्वर्ण को कॉमन करके स्वर्ण के समान अंश, स्वर्ण के समान गुण वाला, स्वर्ण के समान वर्ण वाला। तो सबसे पहले अंश, वर्ण और गुण वाला और चमक होने के कारण,
चमक। तो ये चीज़ याद रख लो। स्वर्ण के समान, स्वर्ण का अंश होने के कारण स्वर्ण सदृश गुण वाला, स्वर्ण के समान वर्ण वाला और स्वर्ण के समान चमक वाला। तो इन चीज़ों को आप याद कर लो। स्वर्ण के सदृश गुण वाला, सबसे पहले चमक वाला, अंश वाला, गुण वाला और वर्ण वाला और चमक वाला। इस प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा से सुमेरु पर्वत पर उत्पन्न स्वर्ण सदृश चमकदार स्त्राव सूर्य के ताप से तपकर बनने के कारण ताप्य कहा जाता है। ताप्य क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा हमने पहले भी कर चुकी है। और ये तापी नदी के किनारे पाया जाता है। चीन की रात आदि देशों में मिलने के कारण इसे तापिज कहते हैं। तो देखिए ताप इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य के ताप से तपता है, स्त्रावित होकर जो पीत वर्ण का स्त्राव होता है, सिमोरी पर्वत से स्त्रावित होकर जो पीत वर्ण का स्त्राव जो होता है वो सूर्य की ताप में तपता है, इसलिए उसको ताप्य कहा जाए। और तापिज इसलिए कहा जाए क्योंकि ये तापी नदी के किनारे पाया जाता है, इसलिए इसको तापिज कहा जाता है। तो इसके अलावा चीन की रात आदि देशों में मिलने के कारण इसको तापिज कहते हैं। रजत का अल्पांश रहने के कारण इसको, रजत के समान चमकदार होने के कारण इसे रजत माक्षिक कहता है। तो देखिए इस प्रकार से आप कंटेंट बढ़ा सकते हो। तो स्वर्ण माक्षिक जो होती है मधु सदृश होती है तथा हम जलाने पर मोम की तरह जलती है। साथ ही साथ ये किंचित स्वर्ण का अंश होता है, स्वर्ण सदृश गुण वाला होता है, स्वर्ण समान वर्ण वाला होता है, स्वर्ण समान चमक वाला होता है। वहीं रजत माक्षिक की बात कर लेते हैं पहले। ये बीच वाला जो है उसको छोड़ दे, थर्ड पॉइंट को छोड़ के सबसे पहले रजत माक्षिक। तो रजत का अल्पांश मात्रा होता है, रजत के समान चमक वाला होता है, रजत के समान चमक वाला होता है, इसलिए इसको रजत माक्षिक कहा जाता है। तो ये जो है वो इस प्रकार से याद कर लें। थर्ड पॉइंट तो ऐसे ही हमने चर्चा कर चुकी है। भगवान कृष्ण की कृपा से सुमेरु पर्वत से उत्पन्न स्वर्ण सदृश चमकदार स्त्राव सूर्य के ताप से तपकर बनने के कारण तापिज कहते हैं, ताप्य कहते हैं। और तापी नदी के किनारे और चीन की रात देश में पाए जाने के कारण इसको कहा जाता है तापिज। तो इस प्रकार से ये निरुक्ति हो गया। प्राप्ति स्थान की बात करते हैं तो कान्य कुब्ज, तापी नदी। देखो तापी नदी तो आपको याद होगा, तापिज कहा जाता है। तो तापी नदी की रात देश और चीन में पाए जाने के कारण इसको तापिज। तो तीन चीज़ें तो आपको ऐसी याद हो गई, तापी नदी, किरात देश, चीन, यवन। तो ये जो प्राप्ति स्थान का वर्णन किया गया है वो रस ग्रंथों के अनुसार है। वैसे तो वर्तमान में जापान, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, साइप्रस, भारत के झारखंड में, देखो भारत के झारखंड में सीमा में तो मैक्सिमम जितने भी महाराष्ट्र वर्ग में हमने देखा तो झारखंड में कॉमनली पाया जाता है। तो झारखंड आप याद रखना, झारखंड के सिवभूमि जिले में तथा राजस्थान के खेतड़ी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस प्रकार से आगे बात करते हैं। इस प्रकार से इसका स्वरूप है, ये जो है स्वर्ण माक्षिक है, स्वर्ण की समान आभा वाला, स्वर्ण की समान चमक वाला, स्वर्ण के अल्प अंश होने के कारण इसको स्वर्ण माक्षिक कहा जाता है। और ये दिखने में जैसे देखो शहद की तरह दिख रहा है, शहद की तरह दिख रहा है, और साथ ही साथ जलाने पर मोम की तरह ये जलता है। तो ये हो गया, और ये हो गया रजत माक्षिक। रजत के समान देखो चांदी के समान चमक है इसकी, और अल्पांश इसमें क्या होती है, चांदी होता है, इसलिए इसको रजत माक्षिक कहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके जो भेद हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ये जो श्लोक है ये माक्षिक के पर्याय के श्लोक है, मैंने भेद पे डाल दिया है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटिस करिएगा। ये जो मैंने श्लोक डाला है, स्वर्ण माक्षिकम, स्वर्ण माक्षिक, हेम माक्षिक, माक्षिक माक्षिकम च, ताप्यच धातु माक्षिकम, माक्षिक धातुश्च तथा तापिज अपि तन्मात्। ये जो है ये पर्याय ये जो है माक्षिक के जो पर्याय हैं उसका श्लोक है, और रौप्य माक्षिक के पर्याय के श्लोक हैं। उसको मैंने यहाँ गलती से यहाँ ये डल गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये जो हैं वो किसके हैं, पर्याय के श्लोक हैं। ये जो है वो, तो ये जो श्लोक है वो किसके श्लोक हैं, पर्याय के। पर्याय के श्लोक हैं ये। इस प्रकार ये दो श्लोक हैं, ये पर्याय के श्लोक हैं। यानी आगे बढ़ते हैं। माक्षिक के भेद, तो माक्षिक जो होता है दो प्रकार का होता है। स्वर्ण माक्षिक जिसे कॉपर पेराइड कहते हैं, Cu2S इसकी जो है वो केमिकल फार्मूला होती है। साथ ही साथ एक होता है रौप्य माक्षिक, आयरन पेराइड, Fe2S3। इस प्रकार से माक्षिक के प्रकार होंगे। अब वर्ण के आधार पर माक्षिक के भेद देखते हैं। वर्ण के आधार पर माक्षिक जो होता है तीन प्रकार का होता है। पीत माक्षिक जिसे हम स्वर्ण माक्षिक कहते हैं, शुक्ल माक्षिक मतलब जो पीत माक्षिक है येलोइश होता है, और शुक्ल माक्षिक जो होता है व्हाइटिश होता है।
रक्त माक्षिक जो होता है, रक्त समान मतलब लाल वर्ण का कांस्य माक्षिक इसको कहते हैं। तो हमने पहले ही देख चुका था माक्षिक का स्वरूप, एक तो पीत था, एक तो शुक्ल था, वाइट था, और एक रक्त था। इस प्रकार से माक्षिक कितने प्रकार के हैं? स्वर्ण, रजत, स्वर्ण, रौप्य और कांस्य। रौप्य को ही रजत माक्षिक कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण के अनुसार इसके भेद हो गए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। वर्ण के अनुसार ये चीज़ देखना, ये चीज़ थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, तो इसको आप नोटिस करिएगा। वर्ण के अनुसार आचार्य यशोधर भट्ट ने 9 वर्ण स्वर्णवत एवं 9 वर्ण स्वर्णवत देख सकते हो आप। यशोधर भट्ट ने कहा क्या है? 9 वर्ण स्वर्णवत, और एवं वाघ भट्ट ने, यशोधर भट्ट और वाघ भट्ट, 2 प्रकार के भट्ट थे, यशोधर भट्ट और वाघ भट्ट। तो यशोधर भट्ट ने क्या किया है? 9 वर्ण स्वर्णवत, और वाघ भट्ट ने कहा है पंचवर्ण सुवर्णवत। तो यहाँ 2 डिजिट याद कर लो। यशोधर जी ने कितना कहा था? यशोधर के लिए 9 वाली डिजिट याद कर लो, और वाघ भट्ट जी के लिए 5। तो 9 वर्ण सुवर्णवत और पंचवर्ण सुवर्णवत कहा था क्रमशः यशोधर भट्ट जी ने और वाघ भट्ट जी ने। यशोधर, वाघ भट्ट 9 और 5, 2 डिजिट आप याद रखो। अब इसकी जो आधुनिक दृष्टि से जो इसका वर्णन है उसको देख लेते हैं। वैसे तो आधुनिक दृष्टि से वर्णन एग्जाम पर्पज से फिर वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अभी अब आप आधुनिक काल में जी रहे हो ना, तो आधुनिक दृष्टि से इसका वर्णन तो आपको जानना होगा। वैसे एग्जाम में तो शोधन, मारण, सत्वपातन, मात्रा, योग, पर्याय वगैरह ही पूछे जाते हैं। तो लेकिन आधुनिक दृष्टि से इसका वर्णन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम आधुनिक दृष्टि में अभी जो है उसका अप्लाइड करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए माक्षिक क्या है, कैसा है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, जैसे पहले जो ये एक तो होता है स्वर्ण माक्षिक, जिसका Cu कॉपर पाइराइट Cu2S4, और एक तो आयरन पाइराइट Fe2S3। इस प्रकार से इसका वर्णन है। तो आप देख सकते हो, एक तो इसका रासायनिक सूत्र ये कॉपर पाइराइट, आयरन पाइराइट। इसका वर्ण जो होता है स्वर्ण वर्ण के समान चमकीला, मृदु एवं भंगुर होता है। मृदु एवं भंगुर होता है ये, देखो अगर आप उसको टच करते हो तो सॉफ्ट होगा और भंगुर होगा। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, हथौड़ी से कूटने से चूर चूर हो जाता है। इसे ताम्रगंधाशय कहा जाता है। ताम्रगंधाशय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ताम्र मतलब कॉपर का, गंधक मतलब सल्फर का जो कंटेंट होता है, इनसे इसकी मिलके बना होता है, इसीलिए इसको ताम्रगंधाशय कहते हैं। देखो एक चीज़ और पूछ सकता है, तो ताम्रगंधाशय किसे कहते हैं? माक्षिक को कहते हैं, या ताप्य को कहते हैं, या तापिज को कहते हैं, या इन तीनों में से एक को कहते हैं? तो ताम्रगंधाशय भैया तीनों को ही कहते हैं, तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो ताम्रगंधाशय ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो अच्छे खनिज में 20 से 30% तक का ताम्र होता है। विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 5 होता है, काठिन्य जो होता है वो 6 होता है। इस प्रकार से विशिष्ट गुरुत्व काठिन्य इसको 5 और 6, तो विशिष्ट गुरुत्व जो है 5 है और काठिन्य जो है वो 6 है। तो इस प्रकार से आप याद रखो, विशिष्ट गुरुत्व 5 और 6 है। तो जो 5 और 6 कंटिन्यू है तो विशिष्ट गुरुत्व और काठिन्य के लिए कहा गया है। अब वो बात करते हैं, अत्यंत चमकदार होता है, पीत वर्ण का होता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है, जलने के बाद शेष बचा भाग चुंबक के द्वारा चिपक जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, जलने के बाद जो शेष बचा भाग होता है वो चुंबक के साथ चिपक जाता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। तो आप लेबोरेटरी में जाते हो तो इन लक्षणों के आधार पर आप जो है वो माक्षिक को पहचान सकते हो। तो सबसे पहले कॉपर पाइराइट है, आयरन पाइराइट है, तो भंगूर होता है, काटने पर कट जाता है, चाकू से काटने पर कट जाता है, हथौड़ी से करने से चूर चूर हो जाता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 5 होता है, काठिन्य 6 होता है, चमकदार पीत वर्ण का होता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है, जलने के बाद जो शेष भाग होता है वो चुंबक से चिपक जाता है। अब ग्राह्य स्वर्ण माक्षिक के जो लक्षण हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, उसके बाद श्लोक देखेंगे। इस प्रकार से होना चाहिए, स्पर्श में स्निग्ध, भार में गुरु, नीली काली चमक युक्त, कसौटी पर घिसने से कुछ कुछ स्वर्ण जैसी रेखा खींचने वाला, सोना सदृश वर्ण का जो होता है वह श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से स्निग्ध गुरु श्यामलक कांति, किंचित कसे सुवर्ण युतिसी प्रकाशम,
कोनिज्जितं स्वर्ण मानवर्णे स्वर्णमाक्षिकम इहि प्रशस्तम। जो आइडल स्वर्णमाक्षिक होता है वो इस प्रकार से होता है। रस तरंगिणी में कहा गया है। तो स्पर्श में स्निग्ध होना चाहिए, भार में गुरु होना चाहिए, मतलब हैवी उसका वेट होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। तो नीली काली चमक युक्त होनी चाहिए, नीली काली चमक युक्त होनी चाहिए। साथ ही साथ कसौटी पर घिसने पर कुछ स्वर्ण कोण रहित, ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोण रहित होनी चाहिए। सोना सदृश वर्ण वाला होना चाहिए, तो वैसे ही है। तो देखो ये 2-3 चीज़ें हैं, उसको आप याद रख लो। स्वर्ण सदृश आभा वाली होनी चाहिए, भार में गुरु, तो भैया स्निग्ध है तो गुरु ही होगा। मॉइस्चर है, उसमें मॉइस्चर है तो वो जाहिर सी बात है वो हैवी वेट होगा उसका। तो नीली काली चमक युक्त होती है। कसौटी पर घिसने पर कुछ कुछ स्वर्ण जैसे रेखा खींचने वाला हो, कोण रहित हो। इस प्रकार से जो ग्राह है, जो आइडल जो माक्षिक है, उसका ये गुण हो गया। आगे बात करते हैं अग्राह्य की। अग्राह्य स्पर्श में खर हो, मतलब वो खुरदुरा हो, अल्प भार युक्त हो। तो हैवी है, जो ग्राह है वो हैवी है, और जो अग्राह्य है वो इसके अपोजिट है। और कोण युक्त है, वो कोण रहित था, ये कोण युक्त है, अल्प भार युक्त है। स्पर्श में खर है, वो स्निग्ध था। खर लोहे की आभा वाली हो, वह औसत कार्य हेतु अग्राह्य होता है। तो देखिए ग्राह्य अग्राह्य जो है एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आइडल पाइराइट है और नॉन आइडल है, अग्राह्य है, मतलब जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, औसत कार्य में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार के माक्षिक हैं, उसको प्रयोग करें, किसको नहीं करें। तो स्निग्ध है, भार में गुरु है, सोने के समान वर्ण वाला है, कोण रहित है, और कसौटी पर घिसने पर कुछ कुछ स्वर्ण के समान रेखा खींचता है, तो वो जो चीज़ है वो ग्राह्य है। और अग्राह्य इसके अपोजिट खर है, खुरदुरा है, भार में लघु है, कोण सहित है, इसमें मतलब कोण युक्त है, और लोहे के समान आभा वाला है, वो औसत कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ग्राह्य रौप्य माक्षिक के लक्षण देख लेते हैं। स्निग्ध संकोण च गुरु वर्तुल रजोज्वलम, इस प्रकार देख सकते हो। स्निग्ध कोण युक्त, भार में गुरु, वर्तुल रजत के समान चमकीला हो, इस प्रकार से। स्निग्ध संकोण, कोण युक्त, भार में गुरु। तो देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है। जो ग्राह्य माक्षिक था, स्वर्ण माक्षिक था, वो तो कोण रहित था, लेकिन जो ग्राह्य रौप्य माक्षिक है वो कोण युक्त होना चाहिए, इस प्रकार से। भार में गुरु, वर्तुल रजत के समान चमक वाली हो। अब देखते हैं अग्राह्य माक्षिक के बारे में। अग्राह्य माक्षिक की देखते हैं। अग्राह्य जो माक्षिक है उसके क्या क्या लक्षण होता है। अग्राह्य जो रौप्य माक्षिक है, मलयुक्त, भार में लघु, रुक्ष, कसौटी पर खींचने पर मलिन रेखा खींचने वाला, लंबी, औसत कार्य के लिए प्रशस्त नहीं होता। तो एक देख सकते हो, मलयुक्त, भार में लघु, हल्का, रुक्ष, ड्राई हो, कसौटी पर खींचने पर मलिन रेखा खींचने वाली हो, लंबे व विषम खंडों वाला हो, एवं निवर्ण हो, वह औसत कार्य के लिए अग्राह्य होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माक्षिक शोधन के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से माक्षिक शोधन का विधान है, जो रस ग्रंथों में बताया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। तो क्या करना है अपने को, एरंड तेल व मातुलंग नींबू या कदली कंद स्वरस में दोला यंत्र विधि से 6 घंटे तक स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। या आपको ये याद रखना है, त्रिफला क्वाथ में प्रतप्त करके, माक्षिक को प्रतप्त करके त्रिफला क्वाथ में 7 बार बुझाना है। ये जो चीज़ है आपको याद रखना है। त्रिफला क्वाथ याद रखना है आपको। त्रिफला क्वाथ में बुझाना है, इसको प्रतप्त करके 7 बार त्रिफला क्वाथ में बुझाना है। तो माक्षिक के लिए क्या होगा, इस प्रकार से याद रखो, माक्षिक में त्रिफला क्वाथ का उपयोग करते हैं शोधन के लिए। तो देखो जो चीज़ें इजीली अवेलेबल है उसका ही प्रयोग जो है प्रायोरिटी पहले दिया जाता है शोधन में। तो हमारे पास जो त्रिफला क्वाथ है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो अपन त्रिफला क्वाथ का उपयोग करते हैं। तो जानकारी के लिए ये आप याद रखो, त्रिफला क्वाथ बाय द वे, इन केस आपको नहीं मिलता तो एरंड तेल एवं मातुलंग नींबू या
कदलीकंद स्वरस में दोला यंत्र विधि से 6 घंटे तक। देखो दोला यंत्र विधि आप लाओ, उसमें 6 घंटे वेट करो, उससे अच्छा यार प्रतप्त करके डायरेक्ट 7 बार त्रिफलक से बुझा दो ना, तो ये आसान रहेगा। तो इसी विधि को अपनाते हैं और अपने जो लैब हैं और जहाँ भी इसका कार्यक्रम होता है उसमें तो त्रिफलावात का ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार से माक्षिक शोधन जो है वो होता है। और ये जो रेफरेंस है वो रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 के 78 है। आप रस रत्न समुच्चय आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके देख सकते हो, वहाँ आपको डिटेल से मिल जाएगा। मारण की बात करते हैं तो मारण जो होती है वो इस प्रकार से होती है, रस रत्न समुच्चय, इसका भी रेफरेंस जो है रस रत्न समुच्चय है। मारण कुछ इस प्रकार से होता है, देख सकते हो आप। माक्षिक व गंधक को समान भाग में लेकर मातुलंग नींबू की स्वरस की भावना देकर पिष्टि पर सुखाएं। तो ये जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। मातुलंग नींबू की स्वरस की भावना देकर, भावना द्रव्य क्या होता है मर्दन के लिए, मर्दन मतलब होता है भस्म निर्माण, मर्दन से मारन से मर्दन, देखो मारन से मर्दन और मर्दन के लिए हमें भावना द्रव्य चाहिए तो मातुलंग। इस प्रकार से एम 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 कनेक्शन निकल रहे हैं, एम एम मारन से मर्दन के लिए हमें भावना द्रव्य चाहिए, उसका उपयोग हम किसी मातुलंग नींबू इस प्रकार से। और एम से माक्षिक भी होता है, तो देखो इस प्रकार से M4 के रूप में याद कर लो। मारन के लिए मर्दन करना है, मर्दन के लिए मातुलंग नींबू की भावना देनी है। और किसके लिए कर रहे हैं, ये माक्षिक के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से याद रखो, मारन के लिए क्या करेंगे, मातुलंग नींबू की स्वरस की भावना देकर पिष्टि बनाकर सुखाएं, फिर मूसा में रखकर 5 बार वरापुट की अग्नि से पकाने से भस्म बन जाती है। तो याद हो गया ना। माक्षिक के मारन के लिए क्या करते हैं, माक्षिक के मारन के लिए मर्दन करते हैं, मर्दन के लिए मातुलंग नींबू चाहिए अपने को। और 5 बार वराह पुट करने से ये भस्म हो जाती है। इस प्रकार से याद रह गया। शोधन के लिए अपन ने क्या किया, शोधन के लिए तो अपने त्रिफलावात में 7 बार बुझा दिया, प्रतप्त करके त्रिफलावात में 7 बार बुझा दिया। मारण के लिए क्या करें, मारण के लिए मातुलंग नींबू से मर्दन करके हम क्या किए, भावना द्रव्य किया मातुलंग नींबू से मर्दन करके पिष्टि बनाकर सुखाएं, फिर 5 बार वराह पुट। तो 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखना, 5 बार वराह पुट और मातुलंग नींबू, 2 चीज़ें याद हो गई तो आप मारण आसानी से कर पाओगे। अब माक्षिक के गुण जो होता है, तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो जल्दी इसको कवर करते हैं। माक्षिक के जो गुण होते हैं वो इसका जो रस जो होता है वो मधुर होता है, गुण जो होता है लघु होता है, रस जो है तिक्त मधुर। आप वीर याद रखो, वीर जो है वो शीत वीर्य होता है। आप वीर याद रखो, माक्षिक के जो वीर्य है वो शीत वीर्य होता है, कटु विपाक होता है, शीत वीर्य कटु विपाक होता है, ये चीज़ें याद रखो। बात करते हैं रजत माक्षिक की, तो अम्ल किंचित कसाय और मधुर होता है। गुण जो होता है इसका भी जो वीर्य विपाक जो होता है कटु होता है, और वीर जो होता है वो शीत होता है। इस प्रकार से माक्षिक भस्म सेवन करने से वृद्धावस्था रोग और विषों का प्रभाव नहीं होता। तो वृद्धावस्था रोग और विषों का प्रभाव नहीं होता। या सर्वरोगनाशक है, वृक्ष वाइटलाइट और वाजीकरण है। ये पारद को विरोध करता है, इसलिए इसको पारद का प्राण कहा जाता है। इसको याद रखो, पारद का प्राण। तो ये क्या है, वृक्ष है। देखो दो पॉइंट टू पॉइंट याद रखो, सर्वरोगनाशक है, वृक्ष है, वृद्धावस्था और विषों के प्रभाव को नहीं करता। श्रेष्ठ रसायन है, त्रिदोष सामक है, विशेषता कफ पैथिक विकारों में उपयोग होता है। इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट याद रखो। यह अर्श, कृमि, कुष्ठ, उदर बस्ती, हृदय, कंठ, शोथ, पांडु, जीर्ण ज्वर, अपस्मार, मंदाग्नि, आरोचक, अनिद्रा एवं सभी रोगों का नाश करने वाली होती है, योगवाही होती है। रजत माक्षिक जो होती है वृक्ष रसायन एवं चक्षुष्य होती है। रजत माक्षिक की अगर बात करें तो वृक्ष रसायन, श्रेष्ठ रसायन। तो स्वर्ण माक्षिक था वो श्रेष्ठ रसायन था, वृक्ष तो वो भी था, लेकिन ये जो है रसायन है, चक्षुष्य है। अन्य समग्र गुण जो होती हैं वो स्वर्णमाक्षी की तरह होती है। तो ये भी प्रमेय में, अर्थ में, क्रीमे में, कुष्ठ में, उदर रोग में, बस्ती में उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख लीजिएगा। अब बातें हैं भस्म की मात्रा की, इसके अगर देखते हैं मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप देख लो, मात्रा आधा से 2 रत्ती, मतलब आधा से 2 रत्ती जो है तक एवं रोगी के रोग एवं रोगी के बल काल आदि को ध्यान रखते हुए। तो 1 रत्ती इज इक्वल्स टू 125 mg। तो 125 mg का आधा हो जाएगा कितना, 75 मिलीग्राम। 75 मिलीग्राम से लेके 2 रत्ती तक इसका उपयोग
दो रत्ती में हो गया, 125, 125 कितना हो गया, 125, 125 हो गया 250, तो 250 mg। इस प्रकार से इसको आप याद रखो। अनुपान की अगर बात करें तो त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, घृत, शहद। घृत शहद याद रख लो। देखो देखो शोधन के लिए हम क्या करते हैं, त्रिफला का उपयोग करते हैं, तो अनुपान भी त्रिफला का देंगे, है नहीं। घृत और शहद ये आप याद रख लो। विडंग, त्रिकटु, त्रिफला त्रिकटु तो ऐसे ही याद रह जाएगा। विडंग, घृत और शहद, इस प्रकार से इसका अनुपान हो गया। अब अपक को माक्षिक भस्म सेवनजन्य विकार है, तो इस प्रकार से कुलथ क्वाथ एवं दाडिम त्वक का क्वाथ, दाडिम मतलब अनार, कुल्थी का क्वाथ या दाडिम त्वक के क्वाथ पीना चाहिए, तो इसमें जो अपक को माक्षिक भस्म सेवनजन्य जो उपाय हैं वो शांत हो जाता है। दाडिम मतलब अनार, अनार की त्वचा के क्वाथ पीना चाहिए। स्वर्णमाक्षी का सत्वपातन, सत्वपातन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चतुर्थांश टंकन मिलाकर, चतुर्थांश क्या करना है अपने को, टंकन मिलाकर, चतुर्थांश टंकन मिलाकर नींबू सोरा से मर्दन करके सुखाएं, फिर मूसा में रखकर तीव्र अग्नि से दमन कर। तो एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, चतुर्थांश जो जितना आप माक्षिक लोगे उसका 4 अंश अपने को क्या लेना है, टंकन लेना है। टंकन मिलाकर नींबू स्वरस के मर्दन करके सुखाएं, फिर मूसा में। तो इस प्रकार से सत्वपातन जो है इसका सत्व निकल जाता है। सत्व मतलब इसको द्रवीकरण करना, मतलब इसको गलाना, इस प्रकार से। तो स्वर्णमाक्षिक सत्व लक्षण जो होता है, गुंजा बीज सदस्य जो होता है लोहित वर्ण का होता है, लोहित रेड कलर का होता है। गुंजा बीज जैसे कि आपने देखा होगा रसशास्त्र के लैब में, आपको गुंजा बीज आपने देखा होगा, तो उस प्रकार से होता है। विशिष्ट योग की बात करें तो गृहिणी कपाट रस, चंद्र प्रभावटी, पंचामृत प्रपटी, प्रभाकर वटी, जयमंगल रस। इस प्रकार से आप चंद्र प्रभा तो आपको आसानी से याद रहे, चंद्र प्रभा, पंचामृत, पंचामृत प्रभाकर, पंचामृत प्रभाकर, जयमंगल, इस प्रकार से याद रखो। तो गृहिणी कपाट रस, गृह चंद्र ऐसे याद रखो, गृह चंद्र, गृह चंद्र प्रभा पंच, गृह चंद्र कौन सा, गृह चंद्र, गृह चंद्र जय प्रभा पंच, तो गृह चंद्र प्रभा पंच की जय ऐसे याद रख लो। गृह देखो भैया बहुत से चीज़ें हैं, तो इसको ट्रिक लगा के आप पढ़ते तो आपको बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि देखो कोई जो ट्रिक है वो ऑड हो सकता है, मतलब जो ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन याद करने के लिए आप कुछ भी कर लो दैट्स इट। तो गृहिणी कपाट, गृह चंद्र प्रभा पंच जय, गृह चंद्र प्रभा पंच की जय, गृह चंद्र प्रभा पंच की जय। इस प्रकार से इसका विशिष्ट योग होगा। इस प्रकार से माक्षिक जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। हमारा चैनल है साहू वेदा, बहुत जल्द हम आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, जो इसके नोट्स हैं उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।